हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 27 जून के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे। ट्राइबल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में पेसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इकोनॉमी के लेंस से एमएसएमई इनिशिएटिव्स इन बजट 2025-26 और फाइनली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, जिसका सोशल और नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशंस दोनों में सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म और इसी कॉन्टेक्स्ट में पेसा और एफआरए। बिफोर वी गेट इनटू पेसा एंड एफआरए, फेडरलिज्म पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फेडरलिज्म जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक फेडरलिज्म जैसे यूएस और ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट को बराबर पावर्स और ऑटोनॉमी दी जाती है, लेकिन इंडिया का मॉडल एसिमेट्रिक है, जिसका मतलब है कुछ स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिलते हैं। इस एसिमेट्रिक को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी जगहों पर रिफ्लेक्ट किया गया है, जैसे 5th और 6th शेड्यूल, पार्ट 21 के प्रोविजंस और आर्टिकल 371A से लेकर 371H तक, जो मेनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देते हैं। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। 5th शेड्यूल उन एरियाज पर लागू होती है जो शेड्यूल एरियाज कहलाते हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट इन्हें नोटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन हाई ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ऐसे एरियाज अभी 10 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन स्टेट्स में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी TAC बनाई जाती है, जिसमें मोस्टली ट्राइबल MLAs होते हैं। TAC का काम है स्टेट गवर्नमेंट को ट्राइबल वेलफेयर और डेवलपमेंट के इश्यूज पर एडवाइस देना। इसके अलावा गवर्नर के पास पावर होती है कि वो सेंट्रल या स्टेट लॉज को इन एरियाज में इम्प्लीमेंट ना करे या चेंजेस के साथ करे। यहाँ पर 6th शेड्यूल थोड़ा अलग है। ये स्पेसिफिकली अप्लाई होती है नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स पर, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या ADCs बनाई जाती है, जो लोकल गवर्नेंस के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स रखते हैं। ADCs लैंड, फॉरेस्ट, हेल्थ, पुलिसिंग और सोशल कस्टम्स जैसे इश्यूज पर लॉ बना सकते हैं। एक यूनिक केस है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इन असम। इसमें 46 मेंबर्स होते हैं और 39 सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का इनको अधिकार है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं रिगार्डिंग 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। ब्रिटिश रूल के पहले ट्राइबल्स अपने फॉरेस्ट और लैंड के नेचुरल केयरटेकर्स थे, लेकिन कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज ने उनके ट्रेडिशनल राइट्स को वीकन कर दिया था। इस फ्रस्ट्रेशन के चलते कई ट्राइबल रिबेलियंस हुए, जैसे कोल, संथाल, मुंडा और बस्टर रिबेलियंस। ब्रिटिश ने इसके रिस्पॉन्स में इन एरियाज पर पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन अपनाया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज का कॉन्सेप्ट लेके आए। इंडिपेंडेंट इंडिया ने इसी मॉडल के बेसिस पर 5th और 6th शेड्यूल क्रिएट किया है। अब बात करते हैं पेसा एक्ट 1996 की, जिसका फुल फॉर्म है पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। इसका मेन मकसद है ट्राइबल कम्युनिटीज को एनहांस्ड लोकल गवर्नेंस के जरिए एम्पावर करना। पेसा के अंदर ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लैंड एक्विजिशन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे मैटर्स में फाइनल डिसीजन देने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने पंचायत लॉज ट्राइबल कस्टम्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने होते हैं, और पंचायत सीट्स में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कम से कम 50% रिजर्वेशन इंश्योर किया गया है, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन्स। ये एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिंक्ड है, जिसमें पार्लियामेंट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड करने का पावर मिला था। अब पेसा को कंपेयर करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यानी FRA के साथ। दोनों एक्ट्स में गोल है ट्राइबल एम्पावरमेंट। पेसा का बेसिस है आर्टिकल 243 और 73rd अमेंडमेंट, जबकि FRA का फाउंडेशन आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। लेकिन दोनों का स्कोप अलग है। पेसा सिर्फ 5th शेड्यूल एरियाज तक रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि FRA पूरे देश में अप्लाई होता है। पेसा ग्राम सभा को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का अधिकार देता है, जबकि FRA के अंदर ग्राम सभा एक फॉरेस्ट राइट्स कमिटी बनाता है जो लैंड टाइटल्स एलोकेट करता है। ये ओवरलैप कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन में क्लैशेस भी क्रिएट करता है। अगर आप उड़ीसा के नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का केस याद करें, वहाँ ट्राइबल्स को पेसा के रूल्स के अंडर एविक्ट कर दिया गया था, जबकि उनका लैंड क्लेम FRA के अंदर पेंडिंग था। इसीलिए ग्राम सभा जब दोनों लॉज को इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होती है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हो जाता है।
इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। चलिए अब दूसरी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, एमएसएमईज और बजट 2025-26 पे उनके लिए किए गए अनाउंसमेंट्स। रिसेंटली बेंगलुरु के एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका फोकस था एमएसएमई बिजनेसेस की ग्रोथ को बूस्ट करना। एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये छोटी और मीडियम साइज की फर्म्स होती हैं जिनका डेफिनेशन एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर दिया गया है। इनका कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी काफ़ी वाइटल है, लगभग 30% जीडीपी इन्हीं से आता है, 46% तक एक्सपोर्ट्स ये जनरेट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में अराउंड 25 करोड़ लोग इन पर डिपेंडेंट है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आरबीआई के मुताबिक एमएसएमईज को फॉर्मल क्रेडिट तक एक्सेस मुश्किल से मिलता है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी ज़्यादा होता है। साथ ही 86% एमएसएमईज अभी भी अनरजिस्टर्ड हैं। जीएसटी के अंदर सिर्फ 1.1 करोड़ यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं आउट ऑफ 6.3 करोड़। इसके साथ ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस दोनों इम्पैक्ट होते हैं। इन एडिशन स्किल्ड लेबर की कमी और रेड टेप और मल्टीपल अप्रूवल्स एमएसएमई के ऑपरेशंस को कॉम्प्लेक्स बना देता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के साथ भी एमएसएमईज का फुल इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो उनके डोमिनेशन एक और इशू है। ये कंपनीज पेमेंट डिले कर देती हैं एमएसएमईज को और कभी कभी उद्यम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी प्रेशर बनाती है। वैसे एमएसएमईज को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने कई प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके रखे हैं। उद्यम पोर्टल ने डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिंपल बनाया है। 3.2 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज अब तक पोर्टल में रजिस्टर हो चुके हैं। चैंपियंस पोर्टल से इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट्स का सोल्यूशन मिलता है। रैम्प स्कीम 6000 करोड़ की कोविड से स्ट्रगल कर रहे एमएसएमईज के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। वहीं मुद्रा योजना, कैपिटल सब्सिडी और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी एमएसएमईज को फाइनेंस एक्सेसिबल बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली बात करें तो उन्नति स्कीम, स्फूर्ति क्लस्टर्स और एस्पायर इनोवेशन स्कीम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इनिशिएटिव भी लाया गया है जिसका गोल है ये इंश्योर करना कि एमएसएमईज हाई क्वालिटी और एनवायरनमेंट सेफ प्रोडक्ट्स बनाएं। बजट 2025-26 में कुछ फ्रेश इनिशिएटिव्स आए हैं। एमएसएमईज की क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया है और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स को 2.5 टाइम्स और 2 टाइम्स तक बढ़ा दिया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 5 लाख तक क्रेडिट मिलेगा, स्पेशली उद्यम रजिस्टर्ड यूनिट्स को। स्टार्टअप्स और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अनाउंस हुई है जो एमएसएमईज को पॉलिसी रोड मैप और सपोर्ट देगा इन सेक्टर्स सच एज ईवी बैटरीज, सोलर सेल्स और विंड टर्बाइंस। ये इनिशिएटिव्स क्लियरली दिखाते हैं कि एमएसएमईज को लॉन्ग टर्म विजन के अंदर सपोर्ट दी जा रही है, नॉट जस्ट सर्वाइवल के लिए बल्कि इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसी टॉपिक पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे और फाइनल टॉपिक की तरफ, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, जो हर साल 26 जून को ऑब्जर्व की जाती है। ये दिन 1987 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के थ्रू डिक्लेयर किया गया था, जिसका मेन एम है ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग के खिलाफ ग्लोबल अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना। 2025 का थीम है ब्रेकिंग द चेन्स, प्रिवेंशन एंड रिकवरी फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम हर साल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी पब्लिश करती है रिलेटेड टू दिस इशू। रिगार्डिंग ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया में 2 जोन्स सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग से अफेक्टेड हैं। पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी विद द गोल्डन क्रेसेंट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ड्यू टू देयर क्लोजनेस टू द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के जंक्शन में है, वही गोल्डन क्रेसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के जंक्शन में। ये दोनों रीजन्स ओपियम प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इनफेमस हैं। नाउ एज यू नो, ड्रग्स से काफ़ी गहरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
इकोनॉमिकली बात की जाए तो ड्रग अब्यूज़ यूथ के प्रोडक्टिव कैपेसिटी और पोटेंशियल को वेस्ट कर देती है, लीडिंग टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मॉरल इंटेलेक्चुअल डीके। साथ ही इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ये क्राइम और टेररिज्म के फंडिंग का मेजर सोर्स होता है। ड्रग अब्यूज़ के हेल्थ और सोशल इफेक्ट्स में इंक्लूडेड है HIV, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सोशल इविल्स। इसके वजह से स्पेशली वुमेन ज़्यादा सफ़र करते हैं ड्यू टू वायलेंस एंड इन्फेक्शन रिस्क। ड्रग अब्यूज़ के मेनेस को सॉल्व करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। सोसाइटी बेस्ड कैंपेन्स, NGOs का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल्स और मीडिया से अवेयरनेस स्प्रेड करना काफ़ी क्रिटिकल होता है। लीगल लेवल पर NDPS एक्ट 1985 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है विद स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस, बट उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस इशू पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी काफ़ी क्रूशियल होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस सच एज UNODC के साथ पार्टनरशिप बहुत क्रिटिकल है। जाने से पहले आपके स्क्रीन पर आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, जिन्हें आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।